हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज की हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन। कल भी हमने टेक्सटाइल के ही क्वेश्चन लिए थे। इससे पहले हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो चुकी है। प्रैक्टिस में हम अपने पहले क्वेश्चन को लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको बाहर की कुछ आवाज़ें आती हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर किया कीजिए। एक्चुअली मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तालाब है, तो वहाँ पर कुछ जानवर भी रहते हैं, तो आवाज़ें आपको थोड़ी बहुत आती रहती हैं। हालाँकि मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल एकदम रूम-वूम बंद करके आपकी क्लास ली जाए, लेकिन वो बाहर से आवाज़ आ ही जाती है, तो थोड़ा-सा आप उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, भेड़ के शरीर से बाल उतारने की प्रक्रिया कहलाती है। जब आपने वुल का चैप्टर पढ़ा था तो आपने वुल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा था। तो वहाँ पर आपने क्या देखा था? वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरह से आप एक भेड़ के या बकरी के या जो भी जानवर हैं जिससे आप बाल उतारते हैं या बाल से उसके ऊन बनाते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं, तो उसकी कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं। अब आपको बताना है कि जब आप भेड़ के शरीर से बाल को उतारते हैं, तो वो बाल उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या वो फेल्टिंग कहलाती है? क्या वो रेटिंग कहलाती है? क्या वो shearing कहलाती है या फिर वो स्काउरिंग कहलाती है? तो सबसे पहले फेल्टिंग क्या है? फेल्टिंग वो है जब आप रेशों को ताप, दाब और नमी के द्वारा उसको प्रेशर देकर आप उसको बनाते हैं। यानी कि जब रेशों को न धागा बनाया जाए, ना उनसे बुनाई की जाए, प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा इनको तैयार किया जाता है, वही आपका फेल्ट होता है, वही आपका फेल्टिंग कहलाता है। अगला है सियरिंग। यही होता है जो आप भेड़ के शरीर से जो बाल उतारने की प्रक्रिया होती है, उसे हम सियरिंग के नाम से जानते हैं। स्काउरिंग, जब आप इन बालों को उतारते हैं, भेड़ या बकरी, अल्पाका जो भी है, जिसके भी शरीर से आप उतारते हैं, तो उसके अंदर कुछ प्राकृतिक जो बाल हैं, उसमें प्राकृतिक गंदगी पाई जाती है। उसी को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है, वो स्काउरिंग होती है। इसमें एक टर्म आपका बच रहा है जो कि है रेटिंग। अब एक बार आप बताइएगा, ये रेटिंग प्रोसेस आप करते किसमें हैं? क्या ये आपका लिनन में करते हैं, ऊन में करते हैं, रेशम में करते हैं या फिर कपास में करते हैं? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा ये रेटिंग प्रोसेस होती किस पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊनी वस्त्र में सिलवट प्रतिरोधकता का कारण है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें सिलवट प्रतिरोधकता का क्या कारण होता है? क्या अच्छा लचीलापन होता है? क्या अच्छी प्रतिस्पंदता होती है? या फिर उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें लचीलेपन की, तो लचीलापन वो होता है जब आप रेशे को मोड़ते हैं और वो बिना टूटे मुड़ जाता है, वही उसका लचीलापन होता है। अगर बात करें प्रतिस्पंदता की, प्रतिस्पंदता वो है जब आप रेशों को प्रेशर देते हैं, यानी कि उसको जब आप दबाते हैं और दबाने के बाद जब आप उसे छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो अपनी पुनः आकृति और आयतन को ग्रहण कर लेता है, तो वही आपका प्रतिस्पंदता कहलाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र में सिलवट प्रतिरोधकता का कारण क्या है? तो सिलवट प्रतिरोधकता के ये दोनों ही कारण होते हैं। क्या? कि अच्छी लचीलापन, अच्छी उसमें प्रतिस्पंदता, अच्छा लचीलापन और अच्छी प्रतिस्पंदता, ये दोनों के दोनों गुण ही ऊनी वस्त्र में सिलवट प्रतिरोधकता के कारण होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है किसके द्वारा? क्या अवशोषक विधि से, घोलक विधि से, रासायनिक विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे रेशमी वस्त्र होते हैं, जो हमारे सिल्क के कपड़े होते हैं, उन पे जब दाग धब्बे लग जाते हैं तो उन्हें छुड़ाने के लिए हम अवशोषक का प्रयोग करते हैं। अवशोषक विधि के द्वारा हम उन दाग धब्बों को हटाते हैं। अब ये तो रहा आपके जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर था। एक बार आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जो आपने दाग धब्बे छुड़ाने की जो विधियाँ पढ़ी थी, आपने क्या देखा था? आपने देखा था एक अवशोषक विधि थी और एक आपका घोलक विधि था। कोई 2 अवशोषक के नाम बता दीजिए और कोई 2 घोलक के नाम बता दीजिए जिनको हम दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं या जो आप ड्राई क्लीन करते हैं उसमें आप प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। ये जो रेशम का कीड़ा होता है, सबसे निष्क्रिय अवस्था इसकी क्या होती है? क्या ये प्यूपा है? क्या ये लार्वा है? क्या ये कोकून है? या फिर ये कीड़ा है? तो आपको पता है कि जो ये रेशम के कीड़े होते हैं, हम इनसे रेशा कब प्राप्त करते हैं? प्यूपा की अवस्था में, लार्वा की अवस्था में, कोकून की अवस्था में, या फिर कीड़ा की अवस्था में? अगर बात किया जाए इसकी जो निष्क्रिय अवस्था है वो है कोकून की। इसी कोकून की स्थिति में आपका जो अच्छा वाला रेशम होता है, जो आपका अच्छा वाला रेशम होता है, वो इसी कोकून की स्थिति में ही प्राप्त किया जाता है। और ये जो कीड़े होते हैं, कीड़ों से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं, लेकिन हम कोकून से ही रेशे को प्राप्त करते हैं क्योंकि जो कोकून से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, वो फिलामेंट रेशे होते हैं और अच्छे रेशे होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं। अगर जो हमें कीड़े से प्राप्त होता है, तो वो आपका स्पन यार्न होता है, यानी कि वो छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको मिलता है, ठीक? और इससे उतने अच्छे गुणवत्ता के उतनी इसकी जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। हालाँकि ये इसमें का कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता है। हम इसमें से मिलने वाले हर एक रेशे को, एक छोटे से छोटे रेशे को भी उपयोग में लाते हैं। लेकिन जो आपका सबसे अच्छा रेशम आपको मिलता है, वो मिलता है कोकून से, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र है। झीना का मतलब समझ रहे हैं? झीना का मतलब एक प्रकार से झीना कैसे समझाएँ आपको? झीना मतलब बिल्कुल पतला-सा, बिल्कुल हल्का-सा, ठीक? झीना का मतलब कि रेशम या फिर रेयॉन से निर्मित सबसे पतला वस्त्र कौन-सा होता है? यहाँ पर झीना का क्या मतलब है? पतला। क्या वो रेशम है? क्या वो शिफॉन है? क्या वो कैपलेट है? या फिर वो चिनोन है? अगर हम बात कर रहे हैं सबसे झीने कपड़े की तो वो होता है आपका शिफॉन, ठीक? क्या होता है? शिफॉन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको बताना है कि अत्यधिक हल्का रेशा है या इसमें से सबसे हल्का रेशा कौन-सा है? क्या वो रेशम है? क्या वो एक्रिलिक है? क्या वो टेरिलीन है? या फिर वो पॉलीप्रोपिलीन है? तो जो सबसे हल्का रेशा है हमारा, वो है आपका रेशम। रेशम ऐसा रेशा है जो कि बहुत हल्का होता है और कल की क्लास में आपने देखा था कि जो भी हमारे प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, वो सारे के सारे स्टेपल होते हैं। सिवाय इसी रेशम के। रेशम ही हमारा एकमात्र ऐसा रेशा है प्राकृतिक जगत का जो कि आपका फिलामेंट होता है। बाकी सारे के सारे जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं वो सारे के सारे आपके स्टेपल होते हैं और जितने भी कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं वो सारे के सारे स्टेपल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं हम उनको अपनी
इच्छा के अनुसार लंबा और मोटा बनाते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उन धागों को बनाते हैं। जैसे अगर हमें मोटे वस्त्रों की आवश्यकता है तो मोटा रेशा बनाएँगे। पतले बनाने हैं तो हम उनको पतला बनाएँगे। हमारे पास वो जो स्पिनरेट होता है ना, आपने स्पिनरेट देखा था? तो वो हमने आपको उदाहरण भी बताया था कि जैसे जो सेवइयाँ बनाने वाली मशीन होती है, जो आपने देखा होगा गाँव में आपके, ज़रूर आपने कभी न कभी देखा होगा। जो सेवइयाँ बनाने वाली मशीन होती है, कुछ उसी तरह से आपका स्पिनरेट होता है। जैसे हम उसमें अपने क्या बोलते हैं उसको, सेवइयाँ बनाने वाली मशीन में आटे के डो को डालते हैं और सेवइयाँ बनाते हैं, उसी तरह से ये जो हमारे कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं, उनका जो घोल बनाते हैं हम, घोल को स्पिनरेट से गुजारते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें वो जो तवा होता है, यानी कि जो जहाँ से जो छिद्र होता है, उस छिद्र को अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फिर हम अपना रेशा प्राप्त करते हैं, जितना लंबा चाहें, जितना मोटा चाहें। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे थे? सबसे हल्के रेशे की, तो वो है आपका रेशम। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है सस्मीरा का पूर्ण रूप है। ये आपने जब सिल्क की क्लास ली थी तब वहाँ पर हमने आपको ये नोट डाउन करवाया था और आपको बोला था कि याद कर लीजिएगा सस्मीरा का फुल फॉर्म क्या है? क्या सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन है, या फिर सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन है, या फिर सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन है। यहाँ पर आपको सस्मीरा का फुल फॉर्म बताना है। अगर हम बात कर रहे हैं सस्मीरा की, तो सस्मीरा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हो सकता है आपने भूल गए हों, आपको याद ना हो, तो एक बार इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सस्मीरा का फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेरीकल्चर निम्न बनाने की विधि है, यानी कि आप इनमें से किसको बनाने के लिए सेरीकल्चर विधि का उपयोग करते हैं? ऊन को बनाने में, रेशम को बनाने में, रेयॉन को बनाने में, या फिर कॉयर को बनाने में। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं सेरीकल्चर, तो आपको याद होगा जो आपका सिल्क उत्पादन की विधि है, या जो आप रेशम उत्पादन की विधि अपनाते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। जो आप इसे कीट पालते हैं, बॉम्बिक्स मोरी नाम का कीट होता है, मलबरी की पत्तियां खाता है, तो ये विधि क्या होती है? ये आपकी सेरीकल्चर कहलाती है। ठीक, ज़रा एक बार ये बताइएगा, जो आपका रेशम है, रेशम तो आपका प्रोटीन जगत का रेशा है, जांतव जगत का रेशा है। तो ये जो जांतव जगत का रेशा है, इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। तो जो ये आपका रेशम है, एक बार बताइएगा कि रेशम में कौन सी प्रोटीन आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है तथा धागा प्राप्त किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या थ्रोइंग कहलाता है, क्या रिपलिंग कहलाता है, क्या वीविंग कहलाता है, या फिर वो रियरिंग कहलाता है? अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा कोकून होता है, ये जो रेशम तैयार किया जाता है, रेशम तैयार करने की ये जो विधि है ना, ये बहुत ही गंदी विधि है। बहुत बहुत ज़्यादा गंदी विधि है। जैसे जो ऊन जो आपको बालों से प्राप्त होता है, उसमें जानवरों को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाई जाती है। ठीक है, वूल अच्छा है। लेकिन ये जो रेशम होता है, इसमें जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को, यानी कि जो कोकून होते हैं, उन कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। ठीक,
तो यही आपको बताना है कि ये जो उबाल कर धागा प्राप्त किया जाता है, ये कौन-सी विधि है? ये कहलाती है आपकी थ्रोइंग विधि। क्या कहलाती है? ये आपकी थ्रोइंग विधि कहलाती है। हमने आपको जब ये क्लास करवाई थी, जब टेक्सटाइल की हमने क्लास ली थी, तो उसमें हमने चाहे वो आपका लिनन हो, कपास हो, वूल हो, सिल्क हो, हर किसी की मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा किया था। हमने आपसे ये भी बोला था कि इसकी हिंदी ना याद करके आप इंग्लिश याद कीजिएगा। देखिए किस तरह से आपसे इंग्लिश पूछा जाता है, ये कभी आपसे हिंदी में नहीं देता है। हो गया कभी एक आध बार आ गया आपका, नहीं तो इंग्लिश को ऐसे ही हिंदी में लिख देता है और ऐसे ही आपसे पूछता है। ज़्यादातर चीज़ें जो आपसे ऐसे ही पूछी जाती हैं। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें आपसे इस तरह से पूछी जाती हैं, मैं उनकी इंग्लिश ज़रूर आपको लिखवाती हूँ। ठीक? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? यानी कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि आप रेशम के कपड़े पर करते हैं। क्या वो कार्बोनाइजिंग है? क्या वो वेटिंग है? क्या वो सेंफोराइजिंग है? या फिर वो टेंटरिंग है? हम यहाँ पर एक विशेष प्रकार की परिचर्या या बोले तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो कि रेशम पर की जाती है। तो वो होता है आपका वेटिंग। वेटिंग यानी कि भराई की प्रक्रिया। अब ये भराई की प्रक्रिया क्या होती है? तो आपको पता है कि जो ये हमारे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं, इनमें गोंद होता है, सेरेसिन नामक गोंद होता है। उस गोंद को हटाने के लिए हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं। जब आप डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे में जो हमारा रेशा है उसके भार में कमी आ जाती है। वो अपने भार में कमी कर देता है और इसी कमी की पूर्ति के लिए हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, यानी कि आपको यहाँ पर जो रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसके बारे में बताना है। क्या वो केराटिन प्रोटीन होता है? क्या वो फाइब्रिन प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है या फिर ग्लोब्युलिन प्रोटीन होता है? यहाँ हम बात कर रहे हैं रेशम की। ये दोनों के दोनों जो आपके प्रोटीन हैं, ये दोनों ही आपके प्राणिज जगत के रेशों में पाए जाते हैं। ये जो केराटिन प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके वूल में पाया जाता है। ठीक? लेकिन ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, ये फाइब्रिन प्रोटीन आपका रेशम में पाया जाता है। फाइब्रिन प्रोटीन होता है, सेरेसिन नामक गोंद होता है। ठीक? तो ये क्या होते हैं? ये आपके कच्चे रेशम में पाए जाने वाले प्रोटीन है। केराटिन आपका वूल में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, यानी कि जो रेशम का कीड़ा है उसका जीवन काल लगभग कितने दिन होता है? 24 से 30 दिन का होता है, 37 से 63 दिन का होता है, 71 से 82 दिन का होता है या फिर 90 से 100 दिन का होता है। अगर आप रेशम के कीड़े की बात कर रहे हैं, तो उसका तो जीवन काल होता है 37 से 63 दिन। लेकिन एक बार आप बताइएगा कि ये जो आपका लिनन का पौधा होता है, लिनन का पौधा कितने वर्षीय होता है? लिनन के साथ-साथ आप कपास का भी बता दीजिएगा। ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम में पाया जाने वाला गोंद है। अभी अभी आपने क्या देखा था? अभी अभी आपने रेशम में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में चर्चा किया था। ये क्या ये फाइब्रिन प्रोटीन है या सेरेसिन प्रोटीन है या दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपको याद हो तो अभी हमने चर्चा किया, फाइब्रिन प्रोटीन होता है लेकिन सेरेसिन गोंद होता है जो कि रेशम में पाया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों मत लगा दीजिएगा कि आपको याद आ जाए, अरे हमने रेशम में तो ये दोनों पढ़ा था। नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है रेशम में पाया जाने वाला गोंद। तो रेशम में पाया जाने वाला जो गोंद है वो होता है आपका
सेरेसिन गोंद और फाइब्रिन प्रोटीन होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपसे थोड़ा बहुत घुमा-घुमा कर ये आपसे पता नहीं कितने एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। जब एक बार आप यूथ उठाकर देखेंगे या कोई अदर आपके जो पास प्रैक्टिस सेट होंगे, चाहे उसमें आपके नेट के क्वेश्चन हों, चाहे जीआईसी के हों, चाहे किसी भी प्रवक्ता के हों, एलटी के हों, किसी भी अदर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी के हों, हर पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रेशम के गोंद, प्रोटीन, ऊन के प्रोटीन, ये सारे क्वेश्चन आपसे घुमा-फिरा कर कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, कौन-सी है? क्या वो विस्कॉस विधि है, नाइट्रो विधि है, क्युप्रा विधि है, एसीटेट विधि है? अगर आप रेयॉन निर्माण की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये चार के चारों विधियाँ आपकी कौन-सी हैं? रेयॉन निर्माण की हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि जो सबसे प्रमुख विधि है, वो क्या है? तो वो है आपकी विस्कॉस। ये जो रेयॉन बनाने की विस्कॉस विधि है, ये आपकी सबसे प्रमुख विधियों के अंतर्गत आती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है? यानी कि आपको बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा कपड़ा है जिसे आप पहनते हैं तो ये आपकी बॉडी में फिट आ जाता है। क्या ये सूती है? क्या ये लिनन है? क्या ये रेयॉन है? या फिर ये शिफॉन है? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आप हमारे शरीर की आकृति के बहुत करीब होने की, तो वो है आपका रेयॉन। रेयॉन का आप कपड़ा कभी भी देखिए, आप उसको लेंगे तो वो फैलता है, यानी कि आपकी बॉडी के शेप का हो जाता है वो। आप उसको खींचेंगे फैल जाएगा, छोड़ेंगे सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का अर्थ वो अपनी पहले वाली आकृति में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए, अगर किसी कपड़े के खींचने और सिकुड़ने की बात हो रही है, तो हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आप उससे ज़्यादा खींचेंगे, तो क्या होगा? वो फैल जाएगा, फिर नहीं सिकुड़ेगा। जैसे अगर आपको याद हो तो जब हम लोग छोटे से थे, तो क्या एक टिक-टिक वाला पेन आता था, रहता था ना? एक टिक-टिक वाला पेन आता था, उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती थी, तो हम क्या करते थे, उस स्प्रिंग के दोनों किनारों को पकड़ कर खींचते थे, छोड़ देते थे। वो अपनी पुनः आकृति में आ जाती थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब कभी आप उसे बहुत ज़्यादा खींच देते थे, तो क्या वो अपनी पुरानी आकृति को प्राप्त कर पाता था? नहीं, हमने उसको सीमा से अधिक खींच दिया था, इसीलिए वो अपनी आकृति में नहीं आया। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप चले रेयॉन को पकड़ कर खींचने लगें और आपने 5 मीटर के कपड़े को 15 मीटर फैला दिया, या आपने 2 सेंटीमीटर के कपड़े को 10 सेंटीमीटर फैला दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है, खिलाड़ियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्तुओं नहीं, यहाँ पर वस्त्रों होगा, वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं? आपको पता होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके कपड़े कैसे होते हैं, उनके बॉडी के शेप के होते हैं, यानी कि उनके शरीर में वो चिपके हुए होते हैं। क्या वो स्पेंडिक्स है? क्या वो काँच युक्त है, धातु युक्त है, या फिर वो कार्बन युक्त है? तो इसमें से एक ही आपका है, ये जो स्पेंडिक्स है, यही आपका फैलने खींचने वाला होता है, और इसी का कपड़ा जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो पहनते हैं, क्योंकि ये जाकर उनकी बॉडी में चिपक लेता है, उनके शरीर के बिल्कुल करीब होता है। नहीं तो ये हमारी तरह अगर क्या फ्रिल वाला पहने, इनमें बहुत ज़्यादा घेरदार हो, तो क्या ये अपने जो इनके उद्देश्य हैं, क्या उनको पूरा कर पाएँगे? वैसे आपने पढ़ा है क्या कि जो कपड़ा होता है, कपड़ा आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने कपड़ा पहन लिया तो आप काम बहुत तेज़ी से करने लगे।
यहाँ पर आपके कार्य क्षमता को बढ़ाने का मतलब ये है कि यही समझिएगा, जो खिलाड़ी है अगर वो हमारी तरह से कपड़े पहनेगा बिल्कुल ढीले-ढाले से, तो क्या वो खेल पाएगा? उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर वो स्पैंडेक्स के कपड़े पहनेगा जो कि उसकी बॉडी में जाकर चिपक जा रहा है इधर-उधर नहीं फैल रहा है, कोई फँसने का डर नहीं है, तो इससे उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, ठीक? तो जो कपड़े होते हैं, इस तरह से आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता है कि कपड़ा पहनने से आप कार्य तेज़ी से करने लगते हैं या कपड़े आपके हाथ-पाँव को ज़्यादा तेज़ चलाने लगते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल व क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, वह है। यहाँ पर ये 2 ही बात कही गई हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसे रेशे की बात हो रही है, ऐसा रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर फफूंदी या कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है, जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा रेशा कौन-सा होता है? क्या वो लिनन का है? क्या वो कपास का है? क्या वो ऊन का है? या फिर वो एस्बेस्टस है? तो हमें पता है कि ये जो एस्बेस्टस होता है, ये जल जल प्रतिरोधी होता है, अग्नि प्रतिरोधी होता है, ताप, दाब, ये आपका अम्ल, क्षार, कीट, फफूंदी ये सारे के सारे इन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो आपका एस्बेस्टॉस है, ये आपका एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी ये आपका खनिज रेशा के अंतर्गत आता है, ठीक? पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है, वह है, क्या है? क्या वो टॉप टेंशन डिवाइस है? क्या वह थ्रेड गाइड है? टेक अप लीवर है या फिर स्पूल पिंस है? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है, वह है आपका टेक अप लीवर कहलाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वस्त्र निर्माण के लिए तैयार करने की क्रमवार विधि क्या है? यानी कि आपको बताना है कि जब आप वस्त्र को तैयार करते हैं, तो वस्त्र को तैयार करने की विधि क्या होती है? क्या सबसे पहले आप ब्लॉकिंग करते हैं, फिर सिकुड़ना वस्त्र का, फिर आप उसको सीधा करते हैं, फिर इस्त्री करते हैं, या फिर आप सीधा करते हैं, सिकुड़न होता है, ब्लॉकिंग होता है या फिर इस्त्री करना होता है? वस्त्र सिकुड़ा होता है, आप उसे सीधा करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं, फिर इस्त्री करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं वस्त्र निर्माण की, उसको तैयार करने की, जो उसकी क्रमवार विधि है, उसमें सबसे पहले आप करते क्या हैं? तो वस्त्र को सिकुड़ा रहता है, वस्त्र का सिकुड़न, उसको सीधा करना, फिर ब्लॉकिंग, फिर इस्त्री करना आता है, ठीक? यहाँ पर इस्त्री रहेगा। ये बाई मिस्टेक आपका स्त्री हो गया है। याद रखिएगा ये वाली स्त्री की बात हो रही है, ये फीमेल वाली स्त्री की बात नहीं हो रही है, ठीक? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है एक अच्छा लेवल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। जो एक अच्छा सा लेवल होता है उससे आपको क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? क्या कपड़े का तंतु का अंश क्या है, या परिसज्जा का प्रकार क्या है, सफाई तथा धोने की विधि क्या है, या फिर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर हम एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की बात करें, तो उसमें आपको कपड़े में तंतु का अंश यानी कि कौन सी फैब्रिक है, इसके बारे में जानकारी होती है। कौन सी परिसज्जा की गई है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे आपका सेन्फोराइजिंग क्या है? सेन्फोराइजिंग एक परिसज्जा होता है जिस पर सेन्फोराइजिंग की जाती है।
एक चिन्ह होता है जिस पर सेंफोराइजिंग का चिन्ह लगा होता है, प्रमाणित होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये वस्त्र आपका सिकुड़ेगा नहीं। अगला है सफाई और धोने की विधि। आप जो भी कपड़ा पहने हैं, आप अपने कपड़े को देखिए, कपड़े में एक छोटी-सी ऐसा छोटा-सा एक लेबल लगा होगा, जिस पे कुछ चिन्ह बने होंगे। जैसे जैसे आपका कुछ इस तरह से होता है, ये ब्लीचिंग का होता है, यानी कि ब्लीच नहीं करना है। ये कुछ इस तरह से होता है जो कि आयरन का होता है, यानी कि आपके कपड़े पर आयरन करना है या नहीं। इसमें डॉट भी होते हैं, जो कि दर्शाता है कि कितने ये आपको कितने डिग्री पर इसको प्रेस करना है। कुछ इस तरह से होता है जो कि आपको कपड़े धोने का संकेत देता है। कुछ ऐसा होता है जो कि आपको सुखाने के बारे में बताता है। तो ये कुछ केयर सिंबल होते हैं। इन्हें हम केयर सिंबल के नाम से जानते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कपड़ों पर लेबल में दिए होते हैं। जब भी आप जो भी कपड़ा पहने हैं देखिएगा, या जो भी आपके पास कपड़ा है, तो आप उस पर देखेंगे ये लेबल लगा होगा। एक छोटा-सा लेबल लगा होगा, उसमें ये जानकारी आपको दी होगी। ठीक? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक अच्छे लेवल में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मर्सराइजिंग से प्रभाव उत्पन्न होता है। जब आप किसी वस्त्र पर मर्सराइजिंग परिचर्या करते हैं तो वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? मजबूती में बढ़ोतरी करता है, चमक में बढ़ोतरी करता है, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी करता है, या फिर वो रोएदार सतह बनाता है। अगर हम बात कर रहे हैं मर्सराइजिंग की, तो मर्सराइजिंग जो है वो आपकी चमक में बढ़ोतरी करता है। क्या करता है? चमक में बढ़ोतरी करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो तंतु के उभरे हुए किनारे होते हैं, उनको जलाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? स्काउरिंग कहलाती है, कैलेंडरिंग कहलाती है, सीजिंग कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैलेंडरिंग मतलब जब आप बड़े स्तर पर अपने कपड़ों को प्रेस करने का कार्य करते हैं, तो वही आपका कैलेंडरिंग कहलाता है। स्काउरिंग क्या है? तो वो अभी आपने देखा था वूल वाले चैप्टर में। बाकी जो आपके तंतुओं के किनारे के भाग को जलाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी सीजिंग कहलाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कपड़े को सीधा करने की यांत्रिक विधि है, यानी कि कपड़े को सीधा करने की जो यांत्रिक विधि है वो क्या है? क्या वो कॉम्बिंग है, कार्डिंग है, टेंडरिंग है, या फिर स्काउरिंग है? तो जो कपड़ा सीधा करने की प्रक्रिया है, जो कपड़ा सीधा करने की यांत्रिक विधि है, उसे हम टेंडरिंग के नाम से जानते हैं। कॉम्बिंग क्या होता है? कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना, जो आप रेशों को समानांतर करने के लिए करते हैं। कार्डिंग कार्डिंग यानी कि ये धुनाई की प्रक्रिया होती है जो कि आप कपास पर करते हैं। स्काउरिंग की चर्चा आपने कर ही ली कि ये वूल पर किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या की जाती है? तो जो कपड़े की चमक है वो चमक बढ़ाने के लिए आप कौन सी परिचर्या करते हैं? अभी आपने 2 क्वेश्चन पहले देखा था, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है बस। क्या आप कैलेंडरिंग करते हैं, सीजिंग करते हैं, सियरिंग करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने देखा कि कैलेंडरिंग के द्वारा आप कपड़े की चमक को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? यानी कि धागे की जो फिसलन में कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मदद करते हैं? क्या धागे की चिकनाई करता है, ढीली बुनाई संरचना करती है, खराब समाप्ति? ये खराब समाप्ति का मतलब जो एक प्रकार से पुअर फिनिशिंग की बात कर रही है। ठीक। ये खराब समाप्ति कुछ और नहीं, पुअर फिनिशिंग की बात हो रही है, या फिर सभी। अगर हम बात कर रहे हैं धागे के फिसलन में
कौन कौन से कारक योगदान करते हैं? तो ये सारे कारक यानी कि धागे की चिकनाई, धागे की ढीली बुनाई की संरचना, खराब समाप्ति यानी कि जो आपने पुअर फिनिशिंग की है वो, ये सारे के सारे कारक जिम्मेदार होते हैं या फिर योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने के लिए की गई प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या वो कैलेंडरिंग कहलाती है? क्या वो रेटिंग कहलाती है? क्या वो हैकलिंग कहलाती है? या फिर वो पुलिंग कहलाती है? अगर हम बात कर रहे हैं जो कंघी करते हैं आप, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें आप कॉम्बिंग की प्रोसेस करते हैं। कॉम्बिंग की प्रोसेस करते समय जो छोटे-छोटे तंतु होते हैं उनको हटाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो वो आप करते हैं हैकलिंग। ज़रा एक बार ये बताइएगा, ये हैकलिंग आपने किस में सुना था? क्या लिनन में सुना था, कपास में सुना था, जूट में सुना था या फिर रेशम में सुना था? ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धागा नूतन धागे में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा नोवेल्टी यार्न नहीं है। क्या रेटिने है, स्लब है, वोकल है या फिर केबल है? तो जो आपका ये नॉवेल्टी यार्न होता है, ये आपका रेटिने, स्लब, वोकल, ये सारे के सारे आपके नॉवेल्टी यार्न के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन लेकिन ये जो आपका केबल होता है, ये आपका नॉवेल्टी यार्न के अंतर्गत नहीं आता है। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी कुछ नॉवेल्टी यार्न को ध्यान में रखेंगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। स्टेपल फाइबर लंबाई यानी कि जो स्टेपल फाइबर होते हैं, लंबाई के आधार पर जो स्टेपल होते हैं उनको आप सेंटीमीटर में नापते हैं। जो फिलामेंट हैं उनको आप मीटर में नापते हैं। जो रेशे का व्यास है वो माइक्रॉन्स में होता है या फिर उपरोक्त सभी। अगर हम बात करेंगे स्टेपल फाइबर की, तो हाँ, ये क्या होता है, इसका मापन सेंटीमीटर में होता है। अगर हम बात करें, ये इसमें इंच भी आएगा, अगर इंच दिया होता वो भी सही होता। अगर फिलामेंट की बात करें तो इसे हम मीटर में नापते हैं। रेशों का जो व्यास होता है वो माइक्रॉन्स में नापते हैं, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रेशा है जो जिसमें लचीलापन नहीं होता है। नियोप्रिन है, स्पेंडेक्स है, इलास्टिक है या फिर विस्कॉस है? अगर लचकदार तंतुओं की बात करें तो नियोप्रिन, स्पेंडिक्स, इलास्टिक, ये तीनों के तीनों ही आपके क्या होते हैं, ये लचकदार होते हैं। लेकिन ये जो विस्कॉस होता है ये आपका लचकदार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, यानी कि 4 दिए गए हैं, 4 में से एक आपका सबसे अलग है, उसी को चुनिए। कपास क्या है, ऊन क्या है, एस्बेस्टस क्या है, नायलॉन क्या है? कपास ये आपका वनस्पति जगत का है, ऊन ये आपका प्राणिज जगत का है, खनिज ये आपका ये एस्बेस्टस आपका खनिज जगत का है, नायलॉन आपका कृत्रिम का है। तो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर के तीनों हैं, चाहे वो हम बात करें कपास की, चाहे हम बात करें ऊन की, चाहे हम बात करें एस्बेस्टस की, तो ये तीनों के तीनों आपके किसके हैं? ये तीनों के तीनों आपके प्राकृतिक जगत के रेशे हैं। लेकिन ये जो नायलॉन है ये आपका कृत्रिम जगत का रेशा होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूत से बना प्लेन रेशा है। आपको बताना है कि जो सूत से बना प्लेन रेशा है कौन सा है? क्या वो शिफॉन है, क्रीप है, जॉर्जेट है या फिर कैलिको है? अगर हम बात कर रहे हैं प्लेन रेशे की, तो प्लेन रेशा आपका कैलिको होता है। क्या होता है? वो होता है आपका कैलिको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32,
अधिकतम ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। आपको पता है ये जो हमारे धागे होते हैं इनमें ऐंठन दी जाती है। तो 0 से लेकर 3 ऐंठन प्रति इंच। ये क्या होता है? ये आपका ये आपका सबसे कम होता है। 3 से लेकर 7 ऐंठन प्रति इंच ये मध्यम होता है। सबसे अधिक 7 से लेकर 12 ऐंठन प्रति इंच होता है और इस ये सबसे अधिक होता है, यानी कि अधिकतम ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या 7 से लेकर 12 ऐंठन प्रति इंच होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कपड़े में ट्विल बुनाई डॉट 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 का प्रभाव देती है। किसकी? क्या खड़ी रेखा का प्रभाव देता है, पड़ी रेखा का प्रभाव देता है, तिरछी रेखा का प्रभाव देता है या फिर आड़ी तिरछी रेखा का प्रभाव देता है? हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्विल बुनाई की। अगर आपको याद हो तो जो हमने बुनाई का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने कुछ ही वर्ड आपको लिखवाए थे, जैसे कौन सा तिरछा प्रभाव देता है, कौन सा सीधा देता है, किसमें एक ताना रहता है, किसमें दो ताना रहता है, यानी कि एक ताना दो बाना या एक ताना एक बाना दो ताना। इस तरह से हमने सिर्फ पॉइंट पॉइंट समझा था। तो अगर आपको याद हो तो ट्विल बुनाई में हमने क्या देखा था? ट्विल बुनाई में हमने देखा था कि ये जो ट्विल बुनाई होती है ये आपका तिरछी रेखा का प्रभाव देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी टांके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि आपको बताना है किस किस टांके का प्रयोग आप बॉर्डर बनाने के लिए करते हैं। क्या वो हैरिंग बोन है, क्या वो रोप टांका है, क्या वो वुलन टांका है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं टांके का बॉर्डर बनाने के लिए, तो टांके का बॉर्डर बनाने के लिए आप हैरिंग बोन टांके का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। सिलाई के बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टांका कहलाता है। यानी कि आप सिलाई ना करने की बजाय विभिन्न कपड़ों के परतों को पकड़ने के लिए आप किस प्रकार के टांके का प्रयोग करेंगे? क्या वो कच्चा बखिया है? क्या वो तिरछा कच्चा बखिया है? क्या वो स्लिप कच्चा बखिया है या फिर वो आपका पिन कच्चा बखिया है? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा कपड़ा है उसको सिलने के बजाय हम उसे टाँके के द्वारा पकड़ेंगे तो वो आपका हो जाता है तिरछा कच्चा बखिया। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। लूपों की उस संख्या को क्या कहते हैं? लूपों की उस संख्या को क्या कहते हैं जो वस्त्र में क्षैतिज रूप में प्रतिच्छेदन करती है? क्या उसे कोर्सेज कहते हैं, क्या उसे वेल्स कहते हैं, उसे हम ताना कहते हैं या फिर उसे हम बाना कहते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं कि लूप की उस संख्या की जो क्षैतिज का मतलब ये होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऊपर का होता है। तो जो आपको पता है ये जो तिरछा यानी कि जो आपका क्षैतिज रूप से प्रतिच्छेदन करता है वो क्या कहलाता है? वो आपका ये क्षैतिज वाला आपका कहलाता है बाना, जिसे हम भराई का धागा भी कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन आती है इसे हम कहते हैं ताना। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता हैं। आपको बताना है कि ये जो आपको बुनाई दी गई है इस बुनाई में कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें आपको तिरछी रेखाओं का प्रभाव मिलता है? क्या वो जैकार्ड है, क्या वो स्विवेल है, क्या वो डॉबी है या फिर वो ट्विल है? तो ये जो आपका ट्विल बुनाई होता है अभी अभी आपने देखा, ये ट्विल बुनाई आपका क्या देता है? तिरछी रेखाओं का प्रभाव देता है। या जो तिरछी रेखा प्रमुख विशेषता किसकी है? तो वो है आपकी ट्विल बुनाई की। जैकार्ड बुनाई से बहुत जटिल होता है, जटिल कढ़ाइयाँ की जाती हैं और आप डॉबी को ही क्या कहते हैं? चिड़िया की आंख बुनाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। कौन सी बुनाई में दो
तंतु बाना और 2 तंतु ताना होता है। यानी कि कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें 2 तंतु बाना और 2 तंतु आपका ताना होता है, वो कौन सी बुनाई है? क्या वो स्विवेल बुनाई है, क्या वो डॉबी बुनाई है, क्या वो डबल बुनाई है, या फिर वो प्लेन बुनाई है? अगर हम बात कर रहे हैं 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना की, तो वो आपकी होती है डबल बुनाई के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेपल बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। जो ये लेपल बुनाई होती है, इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? क्या ताने के रेशे के एक सेट की, बाने के रेशे के एक सेट की, या फिर ये आपका दोनों होता है, या ताने की एक रेशे का एक सेट व बाने के रेशे का 2 सेट। यानी कि जो आपका लेपल बुनाई है, उसके लिए आपको आवश्यकता होती है ताने के रेशों का एक सेट। यानी कि ये जो ताना है, इसके रेशों का एक सेट होना चाहिए, और जो बाना है, बाना के रेशे का 2 सेट होना चाहिए। किसके लिए? जो आपका लेपल बुनाई होता है, उसके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? आपको बताना है कि अगर आपको टॉवल बुनाई करना है, तो उसके लिए आपके पास कौन सी सबसे अच्छी बुनावट होगी? क्या साधारण बुनावट, बास्केट बुनावट, ड्रिल बुनावट, या फिर पायल बुनावट? अगर हम बात कर रहे हैं टॉवल बनाने के लिए, तो सबसे उपयुक्त आपका होता है साधारण बुनावट। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। हैरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है? ये जो हैरिंग बोन है, वो किस प्रकार की बुनाई है? क्या वो रिब बुनाई है, ट्विल बुनाई है, साटिन बुनाई है, या फिर वो डॉबी बुनाई है? अगर हम बात कर रहे हैं कि हैरिंग बोन की, तो हैरिंग बोन आपकी साटन बुनाई प्रकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित रूप से निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? आपको बताना है जो आपका बुना हुआ कपड़ा है, बुने हुए कपड़ों में जो ये लंबवत पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ये आपका लंबवत परस्पर रूप से संबंधित निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है, या उसे क्या कहते हैं जो आपका ये लंबवत होता है? क्या वो ताना है, क्या वो लकीर है, क्या वो वेल है, या फिर वो कोर्स है? तो आपने पता है ये जो लंबवत धागा है, जब हम टेक्सटाइल की पहली क्लास लेते हैं, तभी वहाँ पर ताने और बाने को समझते हैं। तो जो कपड़ा होता है, कपड़े में ये जो लंबा आपको दिख रहा है, लंबवत जो धागा है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे आप ताना के नाम से जानते हैं। अगर यहीं हम क्षैतिज की बात करें, या पड़ी लाइन की बात करें, या भराई धागे की बात करें, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है बाना। ठीक, ये क्या कहलाता है? बाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? जो करघा होता है, सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि करघे के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? अब आप बताएंगे कि करघे का ही एक भाग है रीढ़। ये रीढ़ क्या कार्य करता है? क्या लपेटना और छोड़ना इसका कार्य है? क्या ठोकना इसका कार्य है? छाया बनाना इसका कार्य है, या फिर भराई करना इसका कार्य है? हमें पता है कि भराई करने का कार्य तो बाना करता है, बाने को ही हम क्या कहते हैं? भराई का धागा। यहाँ बात करना है रीढ़ की, तो ये जो रीढ़ होता है, रीढ़ आपका क्या करता है? ये ठोकने का कार्य करता है। क्या करने का? रीढ़ ठोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है। जो कपड़ा होता है, किसी भी कपड़े का बुना हुआ जो किनारा है, क्या कहलाता है? किनारी, ग्रेन, औरेव, या फिर रिबन? तो जो कपड़े का किनारा होता है, उसे हम किनारी कहते हैं। क्या कहते हैं? किनारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रेशम पर की जाने वाली विशिष्ट परिसज्जा है। हालांकि ये हमारा दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है शायद।
तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कार्बोनाइजिंग है, वेटिंग है, सेंफोराइजिंग है, टेंटरिंग है। कार्बोनाइजिंग में क्या कर रहे थे, तो कपड़े की हम क्या कर रहे थे, कपड़े पर चमक बढ़ा रहे थे। वेटिंग ही ऐसी परिसज्जा है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ रेशम में की जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेशम होता है, रेशम पर ही हमारी डिगमिंग प्रोसेस की जाती है। रेशम पर हम क्या करते हैं, रेशम पर ही हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, और इसी इसी डिगमिंग प्रोसेस के दौरान हमारा जो रेशम है वो हल्का हो जाता है। तो इसकी भरपाई कैसे करते हैं, भराई विधि से। इसीलिए हम वेटिंग परिसज्जा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह सतह नहीं बनती है। यानी कि किस जो कैलेंडरिंग की विधि है, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें आपके वस्त्र पर उभरी हुई सतह नहीं बनती है? क्या वो गिनिंग कहलाती है? क्या वो फ्रिक्शन कैलेंडरिंग कहलाती है? क्या वो फ्लैकिंग कहलाती है, या फिर वो नैपिंग कहलाती है? तो ये जो कैलेंडरिंग प्रोसेस होता है, कैलेंडरिंग प्रोसेस में हम एक प्रकार से अपने कपड़े को बड़े पैमाने पर प्रेस करने का कार्य करते हैं। तो इसमें ऐसा कौन-सा विधि अपनाते हैं, यानी कि जिसकी वजह से आपके जो वस्त्र है उस पर आपको उभरी हुई सतह नहीं देखने को मिलती है। तो वो होती है आपकी, वो कौन-सी होती है? वो आपकी कहलाती है फ्रिक्शन कैलेंडरिंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आपकी फ्रिक्शन कैलेंडरिंग प्रोसेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47। यदि किसी वस्त्र पर सेंफोराइजिंग परिसज्जा की गई है, तो यह दर्शाता है कि वह कपड़ा क्या होगा, अपनी चमक नहीं खोएगा, सिकुड़ेगा नहीं, रंग नहीं निकलेगा, या फिर ये सारे के सारे सही हैं। अगर किसी भी वस्त्र पर सेंफोराइजिंग परिसज्जा हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वस्त्र आपका सिकुड़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? ये जो मोयरिंग है, मोयरिंग आपकी एक प्रकार की परिसज्जा होती है। आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये यांत्रिक परिसज्जा है? क्या ये अस्थायी परिसज्जा है? क्या ये रासायनिक परिसज्जा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं मोयरिंग परिसज्जा की, तो ये एक प्रकार का आपका यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आता है। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। करघे से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा नहीं दी जाती है, तो उसे कहते हैं, यानी कि जब करघे से आपका जो उतरा हुआ सीधा कपड़ा है, जिस पर आपने किसी भी तरह की कोई फिनिशिंग नहीं दी है, तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो ग्रीन गुड्स कहलाएगा, नीला गुड्स कहलाएगा, ग्रे गुड्स कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये ये लाइन जो है कि करघे से उतरा हुआ कपड़ा क्या कहलाता है? ग्रे गुड्स कहलाता है। ये आप जब टेक्सटाइल स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही दिन बता दी जाती हैं कि ग्रे गुड्स क्या है, ये करघे से उतरा कपड़ा होता है। साथ ही प्राणिज जगत के कौन से रेशे होते हैं, प्रोटीन जगत के कौन से रेशे होते हैं, का ये आपका कृत्रिम रेशा क्या है, प्राकृतिक रेशा क्या है, खनिज रेशा क्या है, लंबाई के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले ही दिन पढ़ लेते हैं। वस्त्रों पर परिसज्जाएँ दी जाती हैं, कैसी परिसज्जाएँ दी जाती हैं। जब भी कोई ब्रांच स्टार्ट करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने टॉपिक को नोट डाउन करते हैं, यानी कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हम एक बार उस पर चर्चा करते हैं, यानी कि हम अपने जो भी हमारा ब्रांच होता है उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाती हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें आप पहली क्लास में ही समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। इसीलिए जब भी कोई ब्रांच स्टार्ट हो, तो आप उसकी पहली दूसरी क्लास
मत मिस किया कीजिए। एक प्रकार से वो आपका इंट्रो होता है, आपके पूरे ब्रांच का वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हमें थोड़ा अपने क्लास को छोटा करने की कोशिश करना चाहिए। चलिए फिलहाल हम अभी पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? इनमें से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? क्या वो ब्लॉक छपाई है, क्या वो स्क्रीन छपाई है, दोहरी छपाई है या फिर स्टेंसिल छपाई है? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आपके हाथ से छपाई नहीं की जाती है, तो वो है आपकी डुप्लेक्स प्रिंटिंग। यानी कि आपने डुप्लेक्स प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है, दोहरी छपाई के बारे में पढ़ा है। यही एक ऐसी छपाई होती है जो आप हाथ से नहीं कर सकते हैं। बाकी ब्लॉक, स्क्रीन और स्टेंसिल, इन सारी छपाइयों को आप अपने हाथों से कर सकते हैं। ठीक? ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। वैसे टाइम तो हो जाता है आपका ज़्यादा, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। अब इतना थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ते हैं, फिर भी आपका 1 घंटा लगभग लग ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन यही जब आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा-सा अच्छा कम लगता है। आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। जब जवाब नहीं देते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ पढ़ाया नहीं है। यानी कि हमारे जो पिछले 1 साल की मेहनत है, उस पर आपने पानी फेर दिया है। तो आप जब जवाब देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे आपके कमेंट से मुझे कुछ मिलता थोड़ी ना है, लेकिन जो मोटिवेशन, जो खुशी मिलती है, वो आपको मैं कैसे बयाँ कर सकती हूँ। तो जब आप किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं ना, जैसे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो जब आप जवाब देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। हमने आपसे और आपने हमसे कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि आप ही हमसे सीखते हैं, हम भी आपसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो ये जब आप जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ सीखा है, साथ में रहकर जो हमने 1 साल का समय दिया है, उसमें हमने सीखा है। लेकिन जब आप जवाब नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सब कुछ बेकार हो गया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके एक कमेंट से मुझे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है, वो कुछ भी मिलने से बहुत अच्छा होता है, ठीक? तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिए। चलिए फिर आज के लिए यहीं रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।